हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं चैप्टर 7। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर टू बी कवर्ड इन योर सिलेबस। बाकी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरक सिद्धांत। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल जो है वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के चेंजेस से रिलेटेड है। एक्सेलरेशन, त्वरक, ये सिद्धांत जो है वो एक्सेलरेटर वर्ड से बना है। एक्सेलरेटर एक मैथमेटिक्स टर्म है विच मीन्स एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल डील्स विद द नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन फाइनल आउटपुट। फिर से सुनेंगे। त्वरक सिद्धांत क्या कहता है कि जो शुद्ध निवेश है वो अंतिम उत्पादन में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो एक तरह से एक्सेलरेशन प्रिंसिपल हमें प्रेरित निवेश का सिद्धांत है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कंजम्पशन के बढ़ने से, डिमांड के बढ़ने से, या हम कहें इनकम के बढ़ने से या आउटपुट के बढ़ने से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल में हम स्टडी करते हैं। जितने गुना वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उसे हम एक्सेलरेटर की वैल्यू कहेंगे या कैलकुलेट कर सकते हैं। जो त्वरक सिद्धांत है वो सबसे पहले 1907 में एफ्टेलियन ने दिया। उसके बाद जेम क्लार्क हैं, लॉर्ड केन्स, हिक्स, सैमुअलसन, कुज़नेट्स, स्टिनबर्जन, फ्रेश, बहुत से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, अब समझते हैं इसका मीनिंग। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इज दैट प्रिंसिपल विच एग्जामिन्स चेंज इन नेट इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। त्वरक सिद्धांत क्या बताता है कि शुद्ध निवेश में परिवर्तन होता है। किस वजह से? क्योंकि आय में परिवर्तन होता है, या यूँ कहें कि आय में परिवर्तन के कारण कैपिटल स्टॉक बढ़ता है या शुद्ध निवेश बढ़ता है, तो वो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर है, दिस शोज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल स्टॉक टू द चेंज इन इनकम। ठीक है। जो त्वरक का मूल्य है वो पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में परिवर्तन से हम इस रेशो से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे कुछ डेफिनेशंस हैं। पीटरसन क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन प्रिंसिपल asserts that net investment or change in economy's stock of capital is a function of rate of change in final output। पीटरसन के शब्दों में अंतिम उत्पादन में परिवर्तन की दर पर शुद्ध निवेश या हम कहें पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन निर्भर करता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है क्लार्क की है, प्रोफेसर जेएम क्लार्क। क्लार्क क्या कहते हैं? दैट टू कंडीशंस वो बात करते हैं, टू फंडामेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं कि जो डिमांड फॉर फाइनल आउटपुट है और डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स है, उनमें एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। अंतिम उत्पादन की मांग और पूंजीगत वस्तुओं की मांग में एक तकनीकी संबंध है। ये किस पर निर्भर करता है? प्रोडक्शन टेक्निक पर निर्भर करता है। क्योंकि जो अंतिम वस्तुओं की मांग है उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स की ज़रूरत होती है। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? विच आर यूज टू प्रोड्यूस द अदर कमोडिटीज़, जो दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में काम आती हैं। ठीक है। अब वो कितना काम आएंगी या क्या रोल होगा वो उत्पादन की तकनीक पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इस टेक्निकल रिलेशनशिप को, द टेक्निकल रिलेशनशिप ऑफ कैपिटल आउटपुट इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। क्लार्क के शब्दों में एक्सेलरेटर में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड to produce a unit increase in sales। ठीक है। फिर से सुनते हैं। एक्सेलरेटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट इंक्रीज इन सेल्स, यानी कि अपनी बिक्री या उत्पादन की एक इकाई बढ़ाने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत है। तो पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है, इन अदर वर्ड्स, इन शॉर्ट, एक्सेलरेटर वैल्यू हमें क्या बताती है? दैट हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 1 रुपी। अगर हमें 1 रुपये का उत्पादन करना है तो हमें कितना निवेश करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंडली, क्लार्क क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर नॉट ओनली टेल्स अस द नेचर ऑफ डिमांड फॉर न्यू कैपिटल गुड्स, but it also tells the reason why a considerable change in demand for capital goods is called for on account of change in demand for consumer goods।
तो एक्सेलरेटर दूसरी बात हमें क्या बताता है, जो पूंजीगत पदार्थ हैं, नए पूंजीगत पदार्थ, उनके मांग की प्रकृति को बताता है। क्यों? क्योंकि जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो कैपिटल गुड्स, जैसे अगर शूज़ की डिमांड बढ़ी है, सीमेंट की डिमांड बढ़ी है, कंज्यूमर गुड्स है, तो इनको प्रोड्यूस करने वाली जो कैपिटल गुड्स हैं, जो मशीनरी है फॉर एग्जांपल, उनकी डिमांड भी चेंज होगी। उनकी डिमांड चेंज होने का मतलब वी रिक्वायर न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस ऐसे ही कुरिहारा की डेफिनेशन है, वो भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सभी डेफिनेशंस के का जो जिस्ट है, दैट नेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज इन फाइनल आउटपुट। शुद्ध निवेश जो है वो अंतिम उत्पादन में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। अब देख लेते हैं हम एजम्पशंस, इसकी मान्यताएं क्या हैं। नंबर 1 इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में कोई अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है, यानी कि सारी मशीन्स काम कर रही हैं, फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन है। ऐसा क्यों एजम्पशन ली गई? ताकि जैसे ही कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़े तो हमें नई इंडस्ट्रीज लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे शुद्ध निवेश बढ़ेगा। सेकेंड इज फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशो या फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। इसमें एजम्पशन सिंप्लिसिटी के लिए ली गई है। अस्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात है या त्वरक का मूल्य जो है वो स्थिर ले लिया गया है। थर्ड इज़ परमानेंट इंक्रीज इन डिमांड, जो मांग में वृद्धि है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वो स्थायी वृद्धि है। फोर्थ इज़ फर्म विल इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। फर्म जो है, हम मान के चलते हैं कि जब भी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो फर्म अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करेंगे। नंबर 5 इज कैपिटल इक्विपमेंट इज इंडिविजिबल। जो पूंजीगत उपकरण है वो अविभाज्य है। जैसे हमें पता ही है कि हमें थोड़ा उत्पादन करना हो या ज़्यादा उत्पादन करना हो, वी हैव टू इंस्टॉल अ फुल मशीन और फुल प्लांट साइज, तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सरप्लस कैपेसिटी, नेक्स्ट एजम्पशन नंबर 6 इज सरप्लस कैपेसिटी इन प्रोड्यूसर्स गुड्स इंडस्ट्रीज। उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। अब ध्यान रखेंगे, पहली एजम्पशन थी नो एक्सेस कैपेसिटी इन कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में एक्सेस उत्पादन क्षमता नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स गुड्स है, प्रोड्यूसर्स गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि मशीन्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, मध्यवर्ती वस्तुएं या मशीन वगैरह, ऐसे उद्योगों में उत्पादन क्षमता फालतू पड़ी है, ताकि जैसे ही कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज लगाने की ज़रूरत पड़े तो हमें ऐसी मशीन बनाने वाले उद्योगों में उत्पादन क्षमता हो और हम जल्दी से न्यू मशीन्स को प्रोड्यूस कर सके। नंबर 7 इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। साख की उपलब्धता, फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट जो है वो अवेलेबल है आउटपुट बढ़ाने के लिए। नंबर 8 इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। नंबर 9 इज़ इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। साधनों की पूर्ति जो है वो लोचदार है, ठीक है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन के लिए गुड्स रिक्वायर्ड हैं वो इजीली उनकी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। अब हम एक्सप्लेनेशन पार्ट पे थोड़ा देख लेते हैं, फिर वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन है, दैट शोज दैट विद इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन देयर विल बी इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स। जैसे ही हम मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो कैपिटल गुड्स के उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल आउटपुट रेशो पर। यानी कि 1 रुपए का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मान लीजिए 3 रुपए हम निवेश करते हैं, 3 रुपए की कैपिटल लगाते हैं तो 1 रुपए का उत्पादन बढ़ता है, तो कैपिटल आउटपुट रेशो 3:1 हो गया, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर 3 हो गई। फार्मूला देख लेते हैं। W से डिनोट करते हैं एक्सेलरेटर को, वैसे A से भी कर सकते हैं, जनरली W से करते हैं। सो एक्सेलरेटर को W से डिनोट करेंगे, W इक्वल डेल्टा K अपॉन डेल्टा Y, ठीक है। डेल्टा K क्या है? चेंज इन कैपिटल स्टॉक, जो कि इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ठीक है, और डेल्टा Y चेंज इन इनकम है। तो W इक्वल डेल्टा K अपॉन डेल्टा Y, और हम इसे रीराइट कर सकते हैं W इक्वल I अपॉन डेल्टा Y। I मीन्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा K इज़ नथिंग बट I, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डेल्टा Y कैसे निकाल देंगे? चेंज इन इनकम, ठीक है, जो T टाइम पीरियड में इनकम है माइनस जो T-1 में, यानी कि 2 टाइम पीरियड में इनकम का जो डिफरेंस है, जैसे W इक्वल I अपॉन YT माइनस YT माइनस 1, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ इसके साथ ही, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेलरेटर के टेबल को और उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट